हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भरपूर होनी चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को पास करते हो। तो अभी हम करने वाले हैं, ये आपका जो है 22/12/2021 यानी कि आपका 27 दिसंबर का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, वो पेपर है आपका। और इसमें अभी जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो हम सीडीपी की पेडागोजी को सॉल्व करेंगे, अपने 15 क्वेश्चन को, और देखेंगे कि आपका जो लेवल है प्रैक्टिस का, इसमें मैं एक जो स्पेशल चीज़ होगी वो ये होगी, इसमें मैं इस तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से पेपर को सॉल्व करूंगी। अगर मैं पेपर देती या जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को मैं देखती हूँ वहाँ पे, और एकदम फटाफट रिवीजन रहेगा, जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इम्पॉर्टेंट्स वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस चैनल से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से। 30 क्वेश्चन की आती है आपकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, वैसे तो ये 30 नंबर की आती है, बट अगर देखा जाए तो पूरे 90 मार्क्स की आपकी पेडागोजी ही आती है। अगर आपने पेडागोजी में पकड़ बना ली तो सीटेट आपका जो है 100% पास होगा, कोई भी आपको वहाँ पे नहीं रोक सकता। इसलिए सीडीपी की जो पेडागोजी है उसको बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। देखेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो बच्चों के संदर्भ में जो आपका विकास होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। केवल गुणात्मक, तो केवल आपका निगेटिव है, कट कर देंगे। केवल गुणात्मक कट कर देंगे। उसके बाद है ना ही गुणात्मक, तो ये भी निगेटिव है। हमसे पॉजिटिव पूछा था तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ओके, अब सूक्ष्म और स्थूल दो तरीके के आपके क्या होते हैं, कौशल होते हैं। तो स्थूल वो होते हैं जो मतलब जैसे कि कूदना, जिसमें आपके हाथ पे बड़ी मसल्स का यूज होता है, जैसे कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, तैरना हो गया। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। तो छोटा क्या है, लिखना। तो लिखना क्या है, जब हम ऐसे पेन को पकड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो गया, मतलब एक जैसे सुई में धागा डालना है ना, आंखों में काजल लगाना है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के एग्जाम्पल्स होते हैं। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। यानी कि बच्चों का जो विकास होता है उसमें जो संवेदनशील चरण होता है उसका मतलब क्या है, वो होता क्या है। तो देखो, संवेदनशील चरण वो चरण होता है जब बच्चे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक मतलब एक जिज्ञासा होती है। उस टाइम पे उनका मतलब एक पीक होता है कि उन्हें जो भी चीज़ उस टाइम पे सिखाई जाएगी, वो उनके साथ जैसा बिहेव किया जाएगा, उन सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से, यानी कि लाइफ टाइम उनके लिए वो उन चीज़ों को सीख लेते हैं। तो इसमें देखें कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। अब देखो, हिंदी अगर आपको थोड़ी सी कम आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे इंग्लिश को भी वहाँ देख सकते हो ऊपर जाके। द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज़ टू इमर्ज इन अ इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक व्यक्ति में, इंडिविजुअल में वो कैपेसिटी पर्टिकुलर कोई सी कहाँ होती हैं, उसके अंदर होती हैं किसी भी चीज़ को सीखने की। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, मैं हिंदी में भी आपको बता देती हूँ। उत्थान का मतलब होता है ऊपर को उठना। इष्टतम मतलब होता है एकदम लास्ट चोटी तक, यानी कि हाइयर हाइयर जो पॉइंट होता है वहाँ तक। किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताएं जो होती हैं उनका उत्थान, यानी कि उनका एक मतलब डेवलप्ड, उनका 100% डेवलपमेंट जिस टाइम पे होता है उसको विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। अब समकक्षी समूह क्या होता है, बच्चों के लिए जो बच्चे उनके साथ खेलते हैं वो क्या होते हैं, वो समकक्षी समूह में होते हैं। ओके, सामाजिकरण से 102% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा।
समझ लीजिए क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका प्राथमिक सामाजिकरण और दूसरा आपका होता है द्वितीयक सामाजिकरण, ओके, सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, इसमें होता है प्राथमिक में आपका परिवार आएगा 100%। अगर परिवार कहीं पे है, परिवार के साथ फिर चाहे कोई और भी ऑप्शन में हो तो वो भी आपका प्राइमरी हो जाएगा। और परिवार के अलावा जितना है आपका पास पड़ोस है, आपका पीयर ग्रुप है जिसकी समकक्षी की बात करी गई यहाँ पे, उसके बाद आपका विद्यालय है, मीडिया है, ये सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। तो समकक्षी समूह के बारे में इन्होंने क्या पूछा है, आपसे कुछ पूछा है। तो बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो बच्चों का सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, निगेटिव है। हमसे पॉजिटिव पूछा है, चीज़ों को समझना कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से पकड़ना है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु और निरर्थक नहीं होती, निगेटिव वर्ड है। ये द्वितीयक सामाजिकरण का कारण ही नहीं होता, यानी कि ये तीनों ही आपके कैसे थे, निगेटिव थे, और हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो पॉजिटिव आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। अब नैतिक विकास की लॉरेंस कोहलवर्ग ने 3 अवस्थाएं दी हैं, उसमें उन्होंने 2-2 स्टेजेस यानी कि 6 उप अवस्थाएं दी हैं, सब स्टेजेस दी हैं। उसमें से उनकी जो पारंपरिक अवस्था है वो सेकेंड नंबर की है। किस नंबर की है, सेकेंड नंबर की है। फर्स्ट में आपका आता है ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, यानी कि बच्चा जो आपकी नैतिकता करता है वो इसलिए करता है ताकि उसको मतलब दंड ना मिले, उसको मार ना खानी पड़े, है ना। सेकेंड वो करता है टिट फॉर टैट, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल वाला जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, इसमें बच्चे, जैसे आपने बच्चे से कोई काम कराया तो वो आपसे बदले में कुछ मांगेगा कि मैंने आपका काम किया है ना, तो आप बदले में मुझे वहाँ से कुछ वापस दो। तो इस तरीके के जो होता है वो आपकी होती है सेकेंड स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आपकी आती है, वहाँ पे क्या होता है, गुड गर्ल और गुड बॉय, यानी कि बच्चे को आप क्या कहोगे, अच्छा कहोगे, तो वो इसलिए काम करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें और उसको गुड बॉय गुड गर्ल बोलें। जो आपकी फोर्थ होती है वो होती है पारंपरिक अवस्था के अनुसार आपकी होती है सामाजिक सरोकार, और आपकी कौन सी हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 6th नंबर, समायोजन घटित होता है तब, यानी कि जीन पियाजे का जो समायोजन है वो कब घटित होता है। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। देखो, समायोजन आत्मसातकरण क्या करना होता है, होता क्या है, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ओके, यानी कि जो ने नया बताया गया है उसको वो समझते भी हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण नहीं करते, बल्कि उनका रूपांतरण करके फिर उसको अपने स्कीमा में फिट भी करते, यानी कि चीज़ों को समझते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अपनी स्कीमाओं को असंबंधित कभी नहीं करते हैं, वो बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है समायोजन के टर्म में। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। ओके, जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो किसमें दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, वो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण में। ओके, यानी कि उसे अभी श्रेणी में लगाना चीज़ों को नहीं आता है। और इस पे यहाँ पे आपका एक मिस्टेक है, क्या नीले फूल अधिक हैं, यहाँ पे लाल फूल नहीं, बल्कि क्या पूछा गया था, कुल फूल। मिसप्रिंट है ये आपका, कुल फूल पूछा गया था। ओके, बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं, तो मतलब वो कुल फूल, और उसे लगा कि नीले फूल अगर अधिक है तो वो कुल से भी अधिक होंगे, इसलिए उसका क्या है, श्रेणीबद्ध उसने नहीं कर पाया। श्रेणीबद्ध करना क्या होता है, जब बच्चा किसी शेप के आधार पर या किसी फिर लंबाई के आधार पर या चौड़ाई के आधार पर जब बच्चों मतलब एक किसी कैटेगरी में डिवाइड कर लेता है, उसको हम कहते हैं श्रेणीबद्ध वर्गीकरण करना। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्ययन कराती हैं।
यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो लोरेंज कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत पर नहीं है, संज्ञानात्मक भी नहीं है, इसमें सीधा सीधा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, क्योंकि वो अंतःक्रिया, ये अंतःक्रिया हो गया, सहारा यानी कि ढांचा या पाड़ हो गया, बच्चों को पीयर लर्निंग हो गई, ये सारा किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका लेव वाइगोस्की से। इन्होंने समाज को, संस्कृति को, मिलकर पढ़ने को, ग्रुप टीचिंग को, ग्रुप लर्निंग को, इन सारी ही चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। तो रटन स्मृति को तो कोई भी और कभी भी महत्व नहीं देता है। सत्ता के प्रति अनुकूलता, तो सत्ता के प्रति अनुकूलता नहीं होनी चाहिए। प्रत्यास्मरण यानी कि ड्रिल और प्रैक्टिस, रटते रहो और मिट्ठू तोते की तरह सुनाते रहो, जी नहीं। यहाँ पे होता है जो आपका है आलोचनात्मक चिंतन, बच्चा सोचे, थिंकिंग करे, बच्चे के अंदर एक आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने में योग्यता से संबंधित है? अब यहाँ पे क्या कहा गया है? स्वयं को, आंतरिक यानी कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, तो ये अंतर वैयक्तिक ना हो के क्या होता? अंतः, आप खुद से सोचो। भाषात्मक बुद्धि, जिसकी भाषा पे पकड़ होती है, वो होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से ज़्यादा करीब होते हैं, समझते हैं, है ना। अंतर और अंतर व्यक्ति में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ समझो, मान लो कि आप ये हो, ड्राइंग पे मत जाना, बस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो ये हो आप और ये है आपका कौन? दोस्त है। अब ये बताओ कि आप दोनों के बीच में कुछ अंतर होगा? तो 102% दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बीच कोई अंतर ना हो। तो जब दोनों के बीच में अंतर होगा तो अंतर वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि आप अगर उसके थॉट्स को, उसकी विचारों को, उसकी थिंकिंग को समझ सकते हो वहाँ पे, तो वो अंतर वैयक्तिक। लेकिन अंतः कहते हैं ना, मेरे अंतः आत्मा से आवाज़ आ रही है, तो ऐसे क्या होता है? मतलब अंतः यानी कि अपने स्वयं में, है ना। तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कक्षा में, छोटे छोटे बच्चों की कक्षा में पूरी दीवार जो होती है उन पे कहीं कोई पोएम लिखी होती है, कहीं ABCD आ ई, ये क्या होता है? वातावरण यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि इस तरीके का जो वातावरण होता है वो बच्चे के विकास में एक बहुत ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोनों ही आपके सही हैं और दोनों क्या है? RA की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। फ्रेंड्स, कोल्ड की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस होगा, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए। ओके, अब इसमें दोनों ही इन्होंने दे दिए हैं। कभी कभी आपसे जेंडर पूछेंगे, कभी कभी आपसे लिंग या सेक्स पूछेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? समझना है दोनों ही चीज़ों को। जहाँ पे जेंडर आए, तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि एक समाज के द्वारा बनाया हुआ एक थॉट प्रोसेस मान लो, या फिर उसको क्या कह दो कि समाज के द्वारा की गई संरचना है ना। और सेक्स यानी कि आप लड़का पैदा हुए हो या लड़की पैदा हुए हो, ये आपके हाथ में नहीं था, बट उसके बाद आप कौन सा काम करोगे ये ना तो गर्ल के लिए डिसाइड है और ना ही बॉय के लिए डिसाइड है ना। तो आप लड़का या लड़की हो, ये आपका क्या है? लिंग है, सेक्स है। ओके, उसके बाद जेंडर यानी कि आपको जो समाज ने भूमिकाएं अदा करने को बोल दी हैं कि लड़कियां खाना बनाएंगी, घर का काम करेंगी, या फिर लड़के मतलब मेकअप नहीं कर सकते, इस तरीके की ये क्या होती है? रूढ़ियाँ होती हैं। तो इसको याद रखना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कभी कभी, है ना। तो लिंग क्या होता है? प्रयोग जैविक अंतरों के लिए, यानी कि जो हमारी बायोलॉजी में डिफरेंस होता है उसके लिए होता है। जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है, जैसे कि विशिष्ट संस्कृति में पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है कि महिलाएं साड़ी पहनेंगी, है ना, पुरुष ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? जेंडर के अंतर्गत आ जाती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी कि जो आपकी बहुभाषी कक्षा होती है उसके लिए कौन सा कथन
बहुभाषी कक्षा मतलब जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। स्कूल को केवल केवल नहीं लिखना है ना। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग करने में उन्हें आसानी है, कि वो अपने विचार को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए वहाँ पे, है ना। साक्षों दंडित कभी नहीं करना है आपको। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन करना चाहिए। मान लो किसी बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट है, बस उसको वो भाषा नहीं आती है, तो क्या आप उसे फेल कर दोगे? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यानी कि जो आपके मानकीकृत स्टैंडर्डाइज, जैसे आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम है ना। तो यह कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा है। ये छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं? भाई बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सीधा सीधा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक ही टिक करना है, आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है यहाँ पे। तो अपसारी चिंतन क्या होता है? जब आप दिशाओं में सोचते हो इस तरीके से। ओके, उसके बाद वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित है, बिल्कुल। यानी कि उनको एक ही पेपर पेन से लेना है टेस्ट आपका, या फिर आप कंप्यूटर से दे सकते हो, उसके बाद वो उनके हिसाब से ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों, कोई विधि नहीं भाई, एक ही विधि है। सीटेट में सबको एक सा ही एग्जाम मिलने वाला है। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। वो अगर ऐसा मानते तो सभी के लिए एक स्टैंडर्डाइज जो आपका तय कर दिया है वो नहीं करते, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसके लिए। ओके, चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और इसका जो सेकेंड पार्ट है आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा 10 से 11 के बीच में, तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं? जी नहीं, ये होता है आपका समेटिव, आपसे फॉर्मेटिव पूछा गया है। अधिगम का आकलन नहीं, बल्कि अधिगम के लिए आकलन। बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यानी कि नियमित बच्चे कितना सीख रहे हैं उस हिसाब से उनका क्या करना चाहिए, असेसमेंट। ये होता है आपका अधिगम के लिए आकलन। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण नहीं, केवल तो आपका निगेटिव वर्ड है नहीं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को पकड़ना है, केवल है ना, इस तरीके से नहीं है, जहाँ से पॉजिटिव पूछा वहाँ नहीं को भी आपको अंडरलाइन कर लेना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। और आई होप आपको समझ आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, और जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।